मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय, आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः लाजवाब लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं और ये ज्ञान से परिपूर्ण, रोचक और जानकारी से भरपूर होगी। आइए सबसे पहले इस बार मैं आपको ज्योग्राफी विषय, भूगोल विषय से प्रथम चैप्टर का लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है भारत के संसाधन एवं उपयोग। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम ही है सुनील जी खाटी बिहारी YouTube चैनल, इसको सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर ले यार। और मैं आपको एक से एक लाजवाब जानकारी देता रहूंगा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चाहे बिहार में आप कहीं से भी 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हों। शुरुआत में करता हूं, संसाधन किसको कहते हैं? तो संसाधन उसको कहते हैं, सामान्य रूप से नॉर्मल भाषा में हम ये आपको बतलाना चाहते हैं कि उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तु हैं, जिनका उपयोग कर सकते हैं, उसको संसाधन कहते हैं। संसाधन दो प्रकार के मोटा मोटी होते हैं, एक आपको भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जैसे कि संसाधन में भूमि हो गया, मृदा हो गया, मृदा माने मिट्टी, खनिज, वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, ये सब आपका सारे संसाधन है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो जिमरमैन एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे, उनका कहना था कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं, निर्मित होते हैं, ऐसा था। तो वर्तमान प्रवेश में अब संसाधन की परिभाषा और भी विस्तृत हुई है, और भी ज्यादा इसको विस्तारित आयाम दिया गया। अब सेवा को भी संसाधन मान लिया गया है। जैसे कि मान लीजिए मानव है, यह भी स्वयं में अब संसाधन बन गया है। नई जो भूगोल की परिभाषा है उसके अनुसार अब उसमें मानव भी संसाधन आ चुका है। चूंकि इसके पास ज्ञान है, तकनीक है, वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है और उपयोगी बनाने के बाद उसको लाभ में ला सकता है। इसीलिए अब ये कहना कि संसाधन सिर्फ प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, यह पूर्ण रूपेण सही नहीं है। संसाधन किसी भी देश का, उसका आर्थिक और सामाजिक बैकबोन है। बैकबोन यदि मेरुदंड यदि आपने ना समझा, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिस प्रकार शरीर को खड़ा होने में, जिस प्रकार को शरीर के स्ट्रक्चर को प्रदान करने में रीढ़ की हड्डी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी तरह से देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रकट करने में संसाधन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे किसी देश के पास कोयला है, लोहा है, विशाल जलीय क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, तो वो संसाधन से भरपूर माना जाएगा। और यदि संसाधन विहीन देश है तो हम ये कहेंगे कि वो राष्ट्र प्रायः विकास के दौर में पिछड़ जाते। लेकिन सामान्य ये जानकारी है, लेकिन ये अक्षरशः सत्य इसको नहीं मानेंगे। कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके पास संसाधन की कमी है, लेकिन अपने मेहनत, अपने संकल्प, अपने श्रम और तकनीकी ज्ञान से काफी आगे बढ़ गए। जापान इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां पर संसाधन की कमी है, लेकिन वो ज्ञान तकनीक के बदौलत आज पूरे विश्व में वो काफी ऊंचा स्थान रखता है। अब संसाधन का वर्गीकरण, इसको हम किस तरह से इसको क्लासिफाई करें? तो संसाधन को वर्गीकरण या संसाधन का वर्गीकरण हम लोग अलग अलग आधार पर कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर होगा जैव और अजैव। जैव अर्थात जो जीवित है, अजैव जिसमें जीवन नहीं है। उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर हम कहेंगे कि नवीकरणीय, जिसको हम बार बार उपयोग में ला सके, और अनवीकरणीय, जिसका हम एक बार उपयोग कर लेंगे तो फिर दूसरी बार उपयोग के लायक ना रहेंगे। तो इस तरह से स्वामित्व के आधार पर कि इस पर मालिकत्व किसका है, तो उसके आधार पर व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ये विकास के स्थिति के आधार पर, जैसे संभाव्य हुआ, विकसित हुआ, भंडारित हुआ, संचित हुआ। तो इसमें तो हम अलग अलग आधार पर उसको बांट सकते हैं। जैसे कि हम आपको बतलाते हैं कि जैव संसाधन के रूप में लीजिएगा, तो जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर हमने कहा कि जैव संसाधन, तो जैव संसाधन में आपको आया मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, ये सब आया। अजैव संसाधन में आया चट्टान, धातु, खनिज
उपयोगिता के आधार पर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बतलाया कि नवीकरणीय, जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, जल विद्युत हुआ, ये वन वन प्राणी हुआ, और अनवीकरणीय ऊर्जा हुआ, जैसे जीवाश्म ईंधन हुआ, कोयला हुआ, इन सब का एक बार प्रयोग के बाद वो समाप्त हो जाएगा, तो ये अनवीकरणीय संसाधन हुआ। स्वामित्व के आधार पर हमने आपको पूर्व में ही बतलाया, जो व्यक्तिगत संसाधन होता है, सामुदायिक संसाधन होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है। तो व्यक्तिगत संसाधन, किसी के पास बाग है, बगीचा है, तालाब है, कुआं है, ये उसका व्यक्तिगत संसाधन हुआ, उसका खेत हुआ, ये सब। सामुदायिक संसाधन हुआ कि जिसका उपयोग समुदाय कर सकता है, समाज कर सकता है, जैसे भूमि हुआ, शमशान घाट हुआ, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, इन सब का उपयोग। तालाब को हम इसमें भी रख सकते हैं, उसका भी समुदाय उपयोग करता है। यदि व्यक्तिगत तालाब है मछली उछली पालने के लिए, यदि कोई व्यक्तिगत खुदवाया है तो उसको हम व्यक्तिगत संसाधन में, लेकिन यदि कोई नहाने वहाने इन सब के लिए प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में उसको सामुदायिक संसाधन मानेंगे। राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्र के अंतर्गत सभी जितने भी संसाधन आते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन माने जाएंगे। अब एक बात आप जान ले, महत्वपूर्ण बात जान ले, कि किसी देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव और समुद्री जीव, इसको 200 किलोमीटर के महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी आते हैं उसको राष्ट्रीय संसाधन में काउंट किया जाता है। जैसे भारत की छोर है स्थलीय सीमा, वहां से यदि समुद्र में 200 किलोमीटर के अंदर क्षेत्र में जो भी मिलेगा वो राष्ट्रीय संसाधन मानेगा, उस पर देश का अपना कंट्रोल माना जाएगा। हाँ, 200 किलोमीटर से यदि आगे है तो उस स्थिति में ऐसा पूरा विश्व का अपना मानना है, ये एक यूनिवर्सल रूल के रूप में अब इसको स्वीकृत ऑलरेडी पूर्व से ही है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन 200 किलोमीटर के बाहर यदि है तो उस स्थिति में ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, और ये 200 किलोमीटर के दूरी पर जितने भी महासागरीय संसाधन है उसका उपयोग हम अंतरराष्ट्रीय अनुमति लेकर के कोई देश सिर्फ अनुसंधान के लिए कर सकता है, लेकिन उस पर यह नहीं जता सकता कि ये मेरा है, 200 किलोमीटर के बाहर है तब, तो उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो इसका इस तरह का संसाधन का उपयोग अनुसंधान हेतु ये कोई राष्ट्र आग्रह करके उसको कर सकता है। अब आते हैं तो विकास के स्तर पर संसाधन को 4 भाग में आप बांट सकते हैं। एक होता है कि संभावी संसाधन, संभावी मीन्स की संभावना के आधार पर, जिस संसाधन का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी तक नहीं हुआ है जैसे हिमालय क्षेत्र के कुछ खनिज हैं, राजस्थान गुजरात में पवन ऊर्जा है, तो इन सब क्षेत्र में अभी असीम संभावनाएं बची हुई है और उसका उपयोग हमने अभी तक नहीं किया है, उसका सही विकास नहीं कर पाए हैं, उसको संभावी संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन हुआ कि ऐसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, लेकिन इसका विकास तकनीक और संभाव्यता के आधार पर निर्भर करता है। भंडार संसाधन तीसरा आता है। तो भंडार संसाधन ऐसा है संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है और मानवीय आवश्यकता के पूर्ति में सक्षम है, लेकिन अभी इसको प्रौद्योगिकी तकनीक उतनी विकसित नहीं हुई है जो हम इसका उपयोग के रूप में ला सके। जैसे जल है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन कहते हैं, लेकिन जल से हाइड्रोजन का आप अलग करके ईंधन के रूप में प्रयोग अभी तकनीक नहीं, भविष्य का ईंधन जरूर कहा गया है, लेकिन अभी इसके उपयोग के लायक हम लोग नहीं हो पाए हैं। और संचित कोष का संसाधन कि इसको कहते हैं संसाधन का वो अंश जिसका उपयोग बाद में हम लोग कर सकते हैं, जैसे वन हुआ, बांध हुआ, ये तो मोटा मोटी आप जान गए। कोयला किस तरह का है तो अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा किस तरह का है, नवीकरणीय संसाधन है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखिए, यदि मछली पालन के लिए तालाब का इस्तेमाल है वो व्यक्तिगत संसाधन आपका है। तालाब यदि नहाने के लिए सारा समाज इस्तेमाल करता है तो उस स्थिति में वो सामुदायिक संसाधन है। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से कैटेगराइज करेंगे। तो जरा ये बतला कि
किसी देश के स्थलीय सीमा से कितनी दूरी तक उसको राष्ट्रीय संसाधन मानेंगे? अरे जल्दी बोल, 100 किलोमीटर के, 200 किलोमीटर के, 300, हाँ 200 किलोमीटर सही उत्तर होगा। 200 किलोमीटर। सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, एकदम जवाब दे, नहीं तो यार नस फाड़ दूंगा। हाँ बिल्कुल टेक्स 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर से दूरी पर उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन मानेंगे। चल अब इसके बाद आगे देखते हैं कि संसाधन का नियोजन। नियोजन मीन्स कि कैसे उसका हम उपयोग करेंगे। देखिए अलग अलग क्षेत्र में, जैसे भारत का ही उदाहरण आप ले लीजिए, तो आप चले जाएगा तो बिहार में चूना पत्थर ज्यादा है, बिहार में जिप्सम ज्यादा मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में चले जाइएगा तो जल संसाधन ज्यादा है। राजस्थान में चले आइएगा तो सौर ऊर्जा ज्यादा है, पवन ऊर्जा ज्यादा है, लेकिन जल संसाधन कम है। तो कहीं पर कुछ चीज ज्यादा कुछ चीज कम, तो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तालमेल रखना पड़ेगा, जो देश के सभी भाग को संतुलित उपयोग का मौका मिले। तो भारत में संसाधन के नियोजन के लिए निम्न बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको सब्जेक्टिव के लिए काफी फायदेमंद होगा कि संसाधन का पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना, उसके बाद दूसरा चरण में गुणात्मक आधार पर मापन करना, इसके बाद मापन करने के बाद फिर उसको मानचित्रण करना और भी गहराई पूर्वक सर्वेक्षण करना, फिर संसाधन विकास के लिए प्रौद्योगिकी और कौशल तकनीक का विकास करना। इस तरह से हम नियोजन की रूपरेखा को तैयार कर सकते हैं। अब संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे? ऐसा नहीं जब संसाधन को खत्म कर ले, जैसे अनवीकरणीय है, कोयला को हम खत्म कर ले, यदि मान लीजिए हम कच्चे तेल को खत्म कर ले, डीजल पेट्रोल इन सबको यदि हम खत्म कर ले, तो फिर भविष्य में आने वाली पीढ़ी आखिर क्या इस्तेमाल करेगी? तो उस स्थिति में संसाधन के संरक्षण के बारे में यह कहा गया है कि संसाधन का इस्तेमाल विवेकपूर्ण, नियोजित ढंग से, प्लान ढंग से करना चाहिए। महात्मा गांधी, याद रखना, महात्मा गांधी इन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। किन्होंने कहा था? याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, महात्मा गांधी ने कहा था। यह प्रश्न आएगा, आ गया, तय है, आना है, 10th में आएगा, इस बार आएगा कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है और पेटी भरने के लिए नहीं है। तो उस स्थिति में आप टिक लगावेंगे महात्मा गांधी। चलिए अब आगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? जल्दी बोल। हाँ, मेधा पाटकर, नाम याद रखना, मेधा पाटकर, ये सामाजिक कार्यकर्ता ये थी। अब आइए, अभी भी हैं। इसके बाद आइए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, आ गया, इस बार आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक, बिल्कुल, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बाद संदीप पांडे वर्षा जल के संरक्षण से जुड़े हुए थे। संदीप पांडे किससे जुड़े हुए थे? वर्षा जल के संरक्षण से। बिल्कुल ठीक। चलो अब आगे। मानव और तकनीक से आप ऐसा शोषण मत कीजिए कि जिससे आपका संसाधन समाप्त हो जाए। यदि ऐसा आप करते हैं तकनीक से, और यदि आप शोषणात्मक दोहन करते हैं आप, तो उसको हम लोग कहेंगे डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अंग्रेजी में कहते हैं रॉबर्स इकोनॉमी, कि आप बेतरह संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। अब संसाधन संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रयास भी किया गया है। ये आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर के और आपको लघु उत्तरीय में भी पूछने की इसकी संभावना रहती है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखना, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, याद कर लेना, टेप कर लेना, और मैं आपको ऐसा बतलाऊंगा टेप हो जाएगा। आओ भैया, 1968 ईस्वी में 1968 कब? 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम में इसके लिए शुरुआत की गई। भाई संसाधन का दोहन न करें, हम इसका सही ढंग से नियोजन करें। अब पहला जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आएगा 1992 ईस्वी में, 1992 कब? 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो ब्राजील की राजधानी है। वहां पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन की गई थी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? रियो डी जेनेरो में। वो कहां है, किस देश में? ब्राजील में है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके बाद दूसरी पृथ्वी सम्मेलन याद रखना, ये 1997 में हुआ था। ठीक 5 वर्ष बाद 1997 में, और ये कहां हुआ था? न्यूयॉर्क में। और तीसरी पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में हुआ था। तीसरी
कहां हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में। ये अफ्रीका की राजधानी भी है। तो अफ्रीका में जोहान्सबर्ग अवस्थित है। वहां पर हुआ था तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। पहला 1992 पृथ्वी सम्मेलन कहां? रियो डी जेनेरो में। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। दूसरा 1997 में कहां? तो न्यूयॉर्क में। तीसरा कहां? तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। अब देखिए इस सम्मेलन में भूमंडलीय ताप, ओजोन लेयर का क्षय न होना, पर्यावरण प्रदूषण को से या पर्यावरण में प्रदूषण कम से कम हो इस पर कोशिश करना, मृदा का क्षरण माने कि मिट्टी का क्षरण कम करना, अम्लीय वर्षा को रोकना, असमय ऋतु परिवर्तन पर नियंत्रण करना, इन सब पर चर्चा किया गया। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 देश भाग लिए थे। कितना? याद रखना, 178। याद रहेगा? बिल्कुल। सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, शाबाश, 178 सही जवाब दिया। जिसमें 21 कार्यक्रम पर समझौता किया गया था। कितना? 21 कार्यक्रम। इसलिए इसको एजेंडा 21 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजेंडा 21। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में यह सम्मेलन रियो डी जेनेरो में ये 21 कार्यक्रम स्वीकृत किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ 1997 में, इसको +5 सम्मेलन भी कहते हैं। चूंकि 1992 में 5 जोड़ोगे कितना होगा? 1997। इसीलिए चूंकि 5 वर्ष के बाद हुआ था, इसलिए इसको +5 सम्मेलन कहते हैं। इसी आगे जाकर के एक क्योटो सम्मेलन हुआ था, वो दिसंबर 1997 में हुआ था। क्योटो, ये तो क्योटो सम्मेलन में जापान के क्योटो में आयोजित की गई थी। इसमें ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग, ताकि इस पूरे विश्व, इसमें पृथ्वी का ताप, औसत ताप बढ़े नहीं। तो इसके लिए यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर 8% तक कटौती के लिए तैयार हुआ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 7% तक और जापान 6% तक कटौती पर सहमत हुए थे। और इसको फिर इसके बाद फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। यह कब हुआ था आपको मालूम है? 2002 में। कहां हुआ था यह भी मालूम है? जोहान्सबर्ग में। जिसमें 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार किया गया था। इस सम्मेलन में 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे और इसी से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको प्रश्न रहेंगे और आप इसको बार बार सुने। और मैं आपको पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो यार लाल बटन पर दबा और सब्सक्राइब कर। और यदि आपको अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक कर, अपने मित्रों को बतलाओ, अपने दोस्तों को बतलाओ, उसे भी सब्सक्राइबर बनाओ। और इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी बहुत जल्दी आपको भूगोल के अगले चैप्टर के भी लेक्चर सीरीज के साथ हाजिर होऊंगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न पर भी मैं आपको विचार बाद में आपको करूंगा और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं एक अलग ही आपको सीरीज ही बना दूंगा। जय बिहार, जय भारत।